कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में हारे दीपक पुनिया से देश को अब ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद। 86 किलो वर्ग में दीपक का आज शाम 4:45 बजे से मैच। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। पीएम मोदी ने दी लवलीना को बधाई। ओलंपिक में गोल्ड जीतने से चूकी लवलीना ने एबीपी न्यूज से कहा, जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पाई। मैं बेहतर कर सकती थी, फिर भी देश के लिए कांस्य हासिल कर सकी। भारतीय महिला हॉकी टीम अब ब्रॉन्ज के लिए कल ब्रिटेन से भिड़ेगी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मिली हार। पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, जीत और हार जीवन का हिस्सा, निराश नहीं होना चाहिए। ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का अपने शहर हैदराबाद में हुआ भव्य स्वागत। आरती और तिलक किया गया। सिंधु बोली, 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना गर्व की बात। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी। ओलंपिक के दौरान कोच की मदद नहीं लेने पर फेडरेशन को 10 दिन में देना होगा जवाब। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का आज 1 साल पूरा। सीएम योगी अयोध्या में विशेष आयोजन में शामिल होंगे। रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी। आज लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। 2022 में बाइसिकल का नारा करेंगे अखिलेश। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता गाने के जरिए समर्थकों को रिझाते दिखे। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज सीतापुर और लखीमपुर में होगा। मायावती ने कहा, घबराई बीजेपी और योगी सरकार बीएसपी के सम्मेलनों को रोकने में जुटी। सतीश चंद्र मिश्रा बोले, ब्राह्मणों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की पार्टी में दरार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से राजभर की मुलाकात के बाद भड़की एआईएमआईएम। कहा, राजभर से बीजेपी की बू आती है, हमारी पार्टी और नेता का अपमान हुआ। कांग्रेस 9 अगस्त से किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान शुरू करेगी। बीजेपी के अलावा एसपी बीएसपी को भी घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ मॉडल की ट्रेनिंग ले रहे यूपी कांग्रेस के दल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, कोई सवाल है तो मंत्रियों से पूछें। अधिकारियों के साथ सीधी बैठक संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। कहा, अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा काम पीएम मोदी ने किया। एलजेपी नेता चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। कहा, पीएम बनने की फिराक में है नीतीश कुमार, एनडीए से बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ राहत और बचाव में जुटी है सेना। एमपी के दतिया में बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद ही फंस गए। पहले लोगों को और फिर नरोत्तम मिश्रा को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। एमपी में बाढ़ बारिश से अब तक 58 लोगों की मौत। 6 जिलों शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएम शिवराज ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया।
एमपी में बाढ़ बारिश से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 73 टीमों के साथ सेना और एयरफोर्स के जवान मदद में जुटे। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के बीच से निकाला गया। एमपी के बीजेपी सांसदों को दिल्ली में हुई बैठक में भी बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। सीएम शिवराज भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान। बंगाल के हुगली, हावड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम ममता बनर्जी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बंगाल में बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता से बात कर प्रभावित इलाकों की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। देश में फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 42,625 नए केस मिले। 562 संक्रमितों की मौत। देश में एक्टिव केस अभी 4 लाख से ज्यादा। केरल में फिर 20,000 से ज्यादा नए केस। पिछले 24 घंटे में 23,676 नए मामले सामने आए। 148 की मौत। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही से हालात बिगड़े। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के रेट घटे। अब 800 की बजाय 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर का टेस्ट। घर से सैंपल लेने आएगी टीम तो देने होंगे 1200 की बजाय सिर्फ 700 रुपए। हिमाचल सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए एक बार फिर से आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी किया। लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट या फिर दोनों डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की कथित रेप के बाद हत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। रविवार को हुई वारदात में शमशान घाट के पुजारी समेत 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली में बच्चे की मौत पर तेज होती सियासत। कल पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने पूछा, राजस्थान और पंजाब में रेप के मामलों पर क्यों नहीं बोलते राहुल। दिल्ली में बच्ची की मौत मामले में राहुल गांधी पर पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का आरोप। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया से राहुल के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल के ट्वीट में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर हुई थी। धनबाद में जज उत्तर आनंद की मौत के केस में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। झारखंड सरकार ने सिफारिश की थी मौत का सच जानने के लिए पूरे मामले की नई सिरे से जांच। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका। शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में कोर्ट ने आजम की जमानत याचिका खारिज की। समंदर में और बढ़ी भारत की ताकत। देश के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल शुरू। नौसेना ने देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव बढ़ाने वाला दिन बताया। टोक्यो में आज भारतीय हॉकी पुरुष टीम अपना आखिरी मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। भारतीय हॉकी टीम ने अब तक के प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। आधे घंटे बाद टीम का जर्मनी से ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला है। टोक्यो में अब कांसे की टक्कर। 41 साल बाद मिटा दो मेडल से दूरी। जर्मनी पर जीतकर करो पदक पक्का। नई सुबह, नए सूरज और नई उम्मीदों के साथ आज पुरुष हॉकी टीम मैदान में उतर रही है। ओलंपिक के अब तक के सफर की सुनहरी यादों के साथ टीम जर्मनी से जंग के लिए ग्राउंड पर जाने वाली है। अपने खेल से पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाली टीम 1980 के बाद पहली बार मेडल मुट्ठी में करने के इरादे से अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी और भारत के बीच सुबह 7 बजे से मैच खेला जाएगा। जर्मनी की टीम अपने अटैक के लिए मशहूर है। ऐसे में कुछ बातें हैं जिन पर टीम के थिंक टैंक की नजरें जरूर होंगी। टीम को जिन बातों का ध्यान रखना है उनमें सबसे पहले
टीम को येलो या रेड कार्ड से बचना जरूरी है। येलो या रेड कार्ड का मतलब है कि मैदान पर खिलाड़ियों का कम हो जाना। ऐसे में टीम को हर सूरत कार्ड से बचना होगा ताकि जर्मनी को हावी होने का मौका ना मिले। गेंद को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना। कुछ मौकों पर देखा गया है कि टीम गेंद को ज्यादा देर अपने पास नहीं रख पाई। इसका खामियाजा ये होता है कि मौका बनाने और भुनाने की संभावना भी कम हो जाती है। मैच जीतने के लिए जरूरी है कि भारत पेनल्टी कॉर्नर के ज्यादा मौके बनाए और जर्मनी को कम मौके दे। इसके अलावा जर्मनी के अटैक के मुकाबले के साथ साथ उनके कमजोर डिफेंस पर ताबड़तोड़ वार करना भी जरूरी है। जर्मनी के इस जंग में टीम 41 साल का वनवास जरूर खत्म करना चाहेगी। वहीं जर्मनी भी ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में मिले हार के बाद ओलंपिक का सफर जीत के साथ खत्म करना चाहेगी। जितने भी यंगस्टर हैं फिट हैं इस वक्त मेरे ख्याल से, और सब फिट हैं, तो डरना किस बात का। मेरे ख्याल से खुल के अपना परफॉर्मेंस दीजिए और हम उम्मीद कर रहे हैं और विश्वास है कि ब्रॉन्ज आप जर्मनी से अच्छे मैच खेल के जीत के आएंगे और ब्रॉन्ज में जीत आएंगे। हम उम्मीद करते हैं। ऑल दी बेस्ट। तो आज एक अहम मुकाबला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पिछली बार का जो मुकाबला हुआ था प्रतिमा, सारा देश यही आस लगाए बैठा था कि मेडल भारत को मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से ये मुकाबले पर हमारी नजरें बनी हुई है, क्योंकि ये मेडल जीतने का भारतीय हॉकी टीम के पास आखिरी मौका है और भारतीय हॉकी टीम के खिलाफ जो टीम खेलने वाली है आज वो है जर्मनी की टीम। और जर्मनी की अगर बात की जाए तो जर्मनी का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है, जर्मनी को कितनी टीम तैयारी के तौर पर कितनी स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता है, वो आपको दिखाते हैं। बेल्जियम से सेमीफाइनल में हार के अलावा बात करें तो टीम का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। लगातार 4 मैचों में जीत के बाद टीम की राह में बेल्जियम का रोड़ा आ गया। भारत और जर्मनी के बीच कांसे के लिए कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों टीम को देखें तो भारत की रैंकिंग तीसरी है, वहीं जर्मनी चौथे पायदान पर है। पायदान के अलावा प्रदर्शन में भी दोनों टीम एक दूसरे के करीब हैं। भारत ने हॉकी में अब तक 8 गोल्ड समेत 11 मेडल जीते हैं, तो वहीं जर्मनी भी 4 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। 2017 हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत ने जर्मनी को 2-1 से हराया था। दोनों टीम के बीच अब तक खेले गए 11 मुकाबले में दोनों को 4-4 बार जीत मिली है, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि 41 साल बाद वनवास खत्म करने का मौका टीम इंडिया के पास है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के घर जालंधर से लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता हरपिंदर सिंह, और साथ ही आपको बता दें अमृतसर में फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंत सिंह के घर से संवाददाता गगनदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। एक कर आप दोनों का रुख करूंगी। हरपिंदर, आज घर में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि पिछली बार भी हमने जो तस्वीरें देखी थी आपने पहुंचाई थी कि घर वाले अरदास कर रहे थे, उम्मीद यही कर रहे थे कि टीम जीते, लेकिन अब ये जो आखिरी मौका है ब्रॉन्ज जीतने का, उसको लेकर दिल की धड़कनें फिर से बड़ी होंगी? जी बिल्कुल, दिल की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला था वो हार गया था और आज भारत के पास आखिरी मौका है 1980 के बाद मेडल जीतने का। इस वक्त हम मनप्रीत सिंह जो भारतीय टीम के कप्तान हैं उनके घर पर मौजूद हैं। बिल्कुल अभी तो शांति है। उनके मदर हैं जो मैच का इंतजार कर रहे हैं, सुबह से वो 3 बजे के उठे हुए हैं और उन्होंने पाठ पूजा भी की है मैच से पहले, और दुआएं कर रहे हैं कि भारत आज का मुकाबला जरूर जीते और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस परते। हम मंजीत कौर मनप्रीत सिंह के जो मदर हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनका इस मैच को देखकर क्या कहना है। माता जी, सबसे पहले ये बताएं, क्या उम्मीद है आज भारतीय टीम से आपको? उम्मीद तो बहुत है, टीम जितूगी जरूर, पर आप पहली जी टीम दूजी उन्हें ईजी नहीं ले सकते, तो ये आप बहुत सख्त मुकाबला उन्होंने करना पैना, तो फिर आप जितांगे, क्योंकि जर्मन की टीम भी बहुत स्ट्रोंग है। इस करके कि बच्चों सारिਆਂ तालमेल के नाल खेडणगे तो फिर ही ब्राउन मैडल जितणगे। पर ये तो परमात्मा अगे अरदासां ही आ, अरदासां करी जाने, पाठ कर लिया कोई परमात्मा तू इन्हां दी इज्जत रखी, बाकी जो उहदे हथ वसे आपां कुछ नहीं कह सकते।
बिल्कुल, इनका यही कहना है कि भारतीय टीम जरूर जीतेगी, क्योंकि इनकी दुआ भी है भारतीय टीम को, जिन्होंने पाठ भी किया है सुबह, और यही कहना है कि भारतीय टीम एकजुटता से साथ खेले और अच्छा प्रदर्शन करे। पिछले मैच में जो भारतीय टीम हार गई थी, उसका आपको कितना दुख लगा था? उसका तो बहुत ज़्यादा दुख लगा ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਖੇਲਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ देखो की करते हैं हम। पहले जो मुकाबला हुआ था भारतीय टीम हार गई थी, उसके बाद मनप्रीत सिंह से बात हुई आपकी, वो कैसे थे, क्या उन्होंने कहा उसके बाद आपको? उनसे बात जो मैच लॉस कर जाते फिर वो फोन नहीं करते, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। आज आपने क्या क्या सुबह किया है? गुरुद्वारे गए थे या पाठ किया है, क्या क्या किया आज? ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, अरदास की उस परमात्मा आगे। हरपिंदर, अमृतसर का रुख करना होगा। अमृतसर में फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंत सिंह के घर से संवाददाता गगनदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। गगनदीप, आप परिवार से बात कीजिए और उनसे ये जानिए कि कैसा वो आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए देश की उम्मीदों को झटका पिछले मैच में जरूर लगा है, लेकिन आज आखिरी मौका है मेडल हासिल करने का। ऐसे में किस तरह की भावनाएं? देखिए, पिछले मैच में भी हम यहाँ पे मौजूद थे जब सेमीफाइनल खेला जा रहा था। परिवार ने उस समय भी गुरजंट के पिता ने कहा था कि हार जीत बनी रहती है, तो आज भी हमारे साथ परिवार मौजूद हैं। उनके पिताजी अरदास करके जो गुरुद्वारा साहब में गए थे, उनके माताजी अभी भी अरदास पाठ कर रहे हैं, तो उनके गुरजंट के पिताजी से बात करते हैं। जो सर, गुरजंट साहब से पहले आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत के जो ब्रॉन्ज मेडल है उसके लिए भारत खेलने जा रहा है जर्मनी। देखो, उम्मीदें तो हम पहले भी बहुत लेके बैठे थे। जब सेमीफाइनल हुआ था हमको तो उस रोज़ भी पूरी जीत की आस थी भी हमारी टीम जीतेगी, लेकिन चलो बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, मुकाबला बड़ा टफ सीगा। चलो उस दिन कुछ पलंटियां ਵੱਧ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਨ ਮੈਡਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ पूरी जी जान ला के बिल्कुल पूरा जी जान लगा के खेलेंगे। और गुरजंट से जो इन्होंने कहा कि उनसे बात हुई, उनको कहना था कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज वो जी जान लगा के बिल्कुल, इसलिए तो हम कह रहे हैं करो या मरो वाली स्थिति है, लेकिन टीम इंडिया पूरे जी जान के साथ आज मैदान पर उतरेगी, ये यकीन सभी को है। आज गुरुवार का दिन हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक में मेडल वॉर का दिन है। आज हिंदुस्तान को हॉकी में ब्रॉन्ज की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद है गोल्ड मेडल की। कुश्ती में रवि दहिया का कमाल और धमाल दोनों दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा रहा है। रवि का सिल्वर मेडल तो पक्का है ही, लेकिन वो गोल्ड के तगड़े दावेदार भी हैं। आपने रवि की शानदार जीत देखी, लेकिन शायद एक दर्द नहीं देखा। हम ओलंपिक रिंग में रवि के पहुंचने के संघर्ष की बात नहीं कर रहे, ओलंपिक रिंग में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि रवि को जीतने से रोकने के लिए कजाकिस्तान के पहलवान ने क्या किया था? डर यह है कि उसका असर आज होने वाले फाइनल्स में ना दिखे कहीं। ये वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को चिंता के गहरे सागर में धकेल दिया है। कजाकिस्तान के पहलवान नूर इस्लाम सनायेव को रवि कुमार दहिया ने अपने फौलादी दांव में जकड़ लिया था। नूर इस्लाम ने दांव छिड़ाने के लिए वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी खिलाड़ी से कतई नहीं की जा सकती। नूर इस्लाम ने रवि के दाहिने हाथ पर कोहनी के पास इतनी जोर से काटा कि इतना गहरा निशान बन गया कि सामान्य इंसान होता तो हाथ ही नहीं उठता। वो तो रवि दहिया जैसा जीवट वाला खिलाड़ी था कि इतनी जोर से काटने के बावजूद उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और कजाकिस्तानी पहलवान को चित कर
फाइनल में जगह बनाई। नूर इस्लाम ने रवि को कितनी जोर से काटा और वो कितने दर्द में होंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कजाकी पहलवान को चित कर फाइनल में जगह बनाने की खुशी, कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करने की खुशी, देश के लिए गोल्ड जीतने का मौका मिलने की खुशी, इन सब का जश्न मनाने के बजाय वो सीधे रेफरी के पास पहुंचे शिकायत करने। जबकि भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो चुका था, लेकिन रवि इतना दर्द में थे कि उनके चेहरे पर जश्न से ज्यादा दर्द देखा जा सकता था। कजाकिस्तान के पहलवान ने करीब 20 सेकंड तक रवि को इस तरह काटा, रवि के दाहिने हाथ की चमड़ी तक खिंच गई। लेकिन देश को मेडल दिलाने का रवि का जज्बा इस दर्द को तो सेमीफाइनल में सह गया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फाइनल में इसका असर दिखेगा। फाइनल में पहुंचने के बाद जब रवि का हाल जाना गया तो सपोर्ट स्टाफ ने बताया, जब रवि रिंग से उतरे तो बेहद दर्द में थे। हमने उन्हें तुरंत आइस पैक लगाया, अब दर्द कम है, वो फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि फाइनल में उतरेंगे तो फिलहाल दर्द कम है, लेकिन डर ये है कि अगर रात में दर्द बढ़ गया या फिर सूजन हो गई तो क्या होगा। सवाल कई हैं जिनका जवाब अभी पता नहीं है। क्या रवि का दाहिना हाथ पहले की तरह मजबूत रहेगा? दर्द बढ़ा तो क्या रवि कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? दांत काटने की वजह से सूजन बढ़ गई तो क्या होगा? क्या चोट की वजह से रवि फाइनल में पूरी ताकत से लड़ पाएंगे? रवि का फाइनल मुकाबला दोपहर 2:45 पर रूस के जावुर युगुयेव से है। 26 साल के जावुर युगुयेव 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में 2018 और 2019 में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। पिछड़ने के बावजूद आखिरी मिनट में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को धूल चटाने के बाद रवि दहिया इस बार ओलंपिक में गोल्ड के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। खतरा यही है कि कहीं सेमीफाइनल की चोट फाइनल में हावी न हो जाए। अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है कि भारत ने सेमीफाइनल में दांत काटने को लेकर कजाकिस्तान के पहलवान की शिकायत की है, क्योंकि अगर शिकायत हुई तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई तय है। आर्टिकल 48 के मुताबिक कुश्ती के दौरान कान, बाल या शरीर पर कोई अंग खींचना, काटना, उंगलियां और टखना मोड़ना प्रतिबंधित है। दोषी पाए जाने पर खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई या चेतावनी देने का प्रावधान है। इस समय पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि रवि की चोट ठीक हो और वो पूरे देश के लिए गोल्ड का तोहफा लेकर आए। बात कर लेते हैं ओलंपिक की, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। थोड़ी देर बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी से मुकाबला करने वाली है। 1980 के बाद पहली बार भारत मेडल के इतने करीब पहुंचा है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आखिरी मुकाबले में टीम पूरे दमखम से उतरेगी। तो मेडल की आस है भारत को आज, और चूंकि पिछले मैच में बेल्जियम से मुकाबले में टीम हार गई थी, ऐसे में पूरी कोशिश रहेगी कि ये मैच अपने नाम किया जाए। रेसलिंग में भारत के रवि दहिया से आज गोल्ड की उम्मीद। शाम करीब 4:30 बजे रूसी पहलवान जावुर युगुयेव से भिड़ेंगे रवि दहिया। रवि की मां बोली, बेटा मेडल लेकर घर लौटेगा तो चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत। रवि दहिया को सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान कजाकिस्तान के पहलवान नूर इस्लाम ने बुरी तरह काटा। बाजू में गड़ाए दांत। दहिया ने दर्द सहते हुए भी धूल चटाकर मैच जीता और फाइनल में पहुंचे। कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में हारे दीपक पुनिया से देश को अब ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद। 86 किलो वर्ग में दीपक का आज शाम 4:45 बजे से मैच। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। पीएम मोदी ने दी लवलीना को बधाई। ओलंपिक में गोल्ड जीतने से चूकी लवलीना ने एबीपी न्यूज से कहा, जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पाई, मैं बेहतर कर सकती थी, फिर भी देश के लिए कांस्य हासिल कर सकी। भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज के लिए कल ब्रिटेन से भिड़ेगी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मिली हार। पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, जीत और हार जीवन का हिस्सा, निराश नहीं होना चाहिए। ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का अपने शहर हैदराबाद में हुआ भव्य स्वागत। आरती और तिलक किया गया। सिंधु बोली, 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना गर्व की बात।
टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी। ओलंपिक के दौरान कोच की मदद नहीं लेने पर फेडरेशन को 10 दिन में देना होगा जवाब। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ राहत और बचाव में जुटी है सेना। एमपी के दतिया में बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद ही फंस गए। पहले लोगों को और फिर नरोत्तम मिश्रा को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। एमपी में बाढ़ और बारिश से अब तक 58 लोगों की मौत। 6 जिलों शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएम शिवराज ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। एमपी में बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 73 टीमों के साथ सेना और एयरफोर्स के जवान मदद में जुटे। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के बीच से निकाला गया। एमपी के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में हुई बैठक में भी बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। सीएम शिवराज भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। घायलों के लिए 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान। बंगाल की हुगली, हावड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम ममता बनर्जी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बंगाल में बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता से बात कर प्रभावित इलाकों की जानकारी ली। हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का आज 1 साल पूरा। सीएम योगी अयोध्या में विशेष आयोजन में शामिल होंगे। रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी। आज लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। 22 में बाइसाइकिल का नारा करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता गाने के जरिए समर्थकों को रिझाते दिखे। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज सीतापुर और लखीमपुर में होगा। मायावती ने कहा घबराई बीजेपी और योगी सरकार बीएसपी के सम्मेलनों को रोकने में जुटी। सतीश चंद्र मिश्रा बोले ब्राह्मणों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की पार्टी में दरार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से राजभर की मुलाकात के बाद भड़की एआईएमआईएम। कहा राजभर से बीजेपी की बू आती है। हमारी पार्टी और नेता का अपमान हुआ। कांग्रेस 9 अगस्त से किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान शुरू करेगी। बीजेपी के अलावा एसपी बीएसपी को भी घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ मॉडल की ट्रेनिंग ले रहे यूपी कांग्रेस के दल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। आज भी हंगामे के आसार। राज्यसभा में हंगामे पर टीएमसी के 6 सांसद कल पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किए गए। संसद भवन के बाहर अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर और कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के बीच हुई तीखी बहस। दोनों ने एक दूसरे को किसानों का विरोधी कहा। रवनीत बोली 3 नए कृषि कानून अकाली दल के समर्थन से ही संसद में हुए थे पास। पेगासस जासूसी कांड का मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आज होगी सुनवाई। इसी मामले की जांच को लेकर संसद में जारी है हंगामा। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कोई सवाल है तो मंत्रियों से पूछें। अधिकारियों के साथ सीधी बैठक संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। कहा, अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा काम पीएम मोदी ने किया। एलजेपी नेता चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। कहा, पीएम बनने की फिराक में है नीतीश कुमार, एनडीए से बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की कथित रेप के बाद हत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। रविवार को हुई वारदात में शमशान घाट के पुजारी समेत 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली में बच्ची की मौत पर तेज होती सियासत। कल पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने पूछा, राजस्थान और पंजाब में रेप के मामलों पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी। दिल्ली में बच्ची की मौत मामले में राहुल गांधी पर पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का आरोप। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया से राहुल के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल के ट्वीट में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर हुई थी। देश में फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 42,625 नए केस मिले। 562 संक्रमितों की मौत। देश में एक्टिव केस अभी 4 लाख से ज्यादा। केरल में फिर 20,000 से ज्यादा नए केस। पिछले 24 घंटे में 23,676 नए मामले सामने आए। 148 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही से बिगड़े हालात। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के रेट घटे। अब 800 की बजाय 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। घर से सैंपल लेने जाएगी टीम तो देने होंगे 1200 की बजाय सिर्फ 700 रुपए। रैपिड एंटीजन टेस्ट 300 रुपए में होगा। हिमाचल सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए एक बार फिर से आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य किया। लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट या फिर दोनों डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका। शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में कोर्ट ने आजम की जमानत याचिका खारिज की। रेप के मामलों में पीड़िता को अब मिलेगा जल्द न्याय। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। पीएम मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दी। लोकसभा में सरकार ने बताया, आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने पर हो रहा है विचार। चुनाव आयोग से सुझाव के बाद वोट डालने के लिए आधार को जरूरी किया जाएगा। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखने पर रोक लगाने का मकसद है। देश में गन्ना किसानों के बकाये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और यूपी, महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। एक पूर्व सांसद ने जनहित याचिका दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे। सुबह 8 बजे जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का तिरंगा मैराथन। सुबह 9:30 बजे शिवसेना तिरंगा रैली निकालेगी। कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त। जम्मू में आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया। सुबह 11:30 बजे पीडीपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। असम और मिजोरम के बीच शांति बनाए रखने के लिए असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आज असम सरकार के 2 मंत्री मिजोरम जाएंगे। बिहार से आई अस्पताल की बदहाली की तस्वीर। सहरसा में सांप के काटने के बाद लाए गए बच्चे का मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से हुआ इलाज। अधिकारी बोले जनरेटर के लिए भी डीजल नहीं था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क के गड्ढों के खिलाफ गाना गाकर संदेश। जनता से लॉलीपॉप राजनीति से बचने और सोच समझकर वोट देने की अपील के साथ चलाई गई विशेष मुहिम। समंदर में और बड़ी भारत की ताकत। देश के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल शुरू। नौसेना ने देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव बढ़ाने वाला दिन बताया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गीतकार गुलजार को डीलिट मानस उपाधि देगी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 23 सितंबर को दीक्षांत समारोह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अब बात करते हैं पहलवान रवि दहिया की। दहिया को दांत काटे जाने का मामला गर्म होता जा रहा है। एबीपी न्यूज ने मुहिम शुरू की है कि दहिया को इंसाफ मिले। सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान ने दहिया के हाथ में दांत काट लिया था। अब इसको लेकर सहवाग ने भी आवाज उठाई है और दहिया के साथ इसे नाइंसाफी बताया है। तो सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान ने दांतों से काट लिया था रवि दहिया को और अब ये मामला गर्म होता जा रहा है। इस मामले पर एबीपी न्यूज ने मुहिम शुरू की है कि दहिया को इंसाफ मिले। ये वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को चिंता के गहरे सागर में धकेल दिया है। कजाकिस्तान के पहलवान नूर इस्लाम सनायेव को रवि कुमार दहिया ने अपने फौलादी दांव में जकड़ लिया था। नूर इस्लाम ने दांव छिड़ाने के लिए वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी खिलाड़ी से कतई नहीं की जा सकती। नूर इस्लाम ने रवि के दाहिने हाथ पर कोहनी के पास इतनी जोर से काटा कि इतना गहरा निशान बन गया कि सामान्य इंसान होता तो हाथ ही नहीं उठता। वो तो रवि दहिया जैसा जीवट वाला खिलाड़ी था कि इतनी जोर से काटने के बावजूद उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और कजाकिस्तानी पहलवान को चित कर फाइनल में जगह बनाई। नूर इस्लाम ने रवि को कितनी जोर से काटा और वो कितने दर्द में होंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कजाकी पहलवान को चित कर फाइनल में जगह बनाने की खुशी, कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करने की खुशी, देश के लिए गोल्ड जीतने का मौका मिलने की खुशी, इन सब का जश्न मनाने के बजाय वो सीधे रेफरी के पास पहुंचे शिकायत करने। जबकि भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो चुका था, लेकिन रवि इतना दर्द में थे कि उनके चेहरे पर जश्न से ज्यादा दर्द देखा जा सकता था। कजाकिस्तान के पहलवान ने करीब 20 सेकंड तक रवि को इस तरह काटा, रवि के दाहिने हाथ की चमड़ी तक खिंच गई। लेकिन देश को मेडल दिलाने का रवि का जज्बा इस दर्द को तो सेमीफाइनल में सह गया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फाइनल में इसका असर दिखेगा। फाइनल में पहुंचने के बाद जब रवि का हाल जाना गया तो सपोर्ट स्टाफ ने बताया, जब रवि रिंग से उतरे तो बेहद दर्द में थे। हमने उन्हें तुरंत आइस पैक लगाया, अब दर्द कम है, वो फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि फाइनल में उतरेंगे तो फिलहाल दर्द कम है, लेकिन डर ये है कि अगर रात में दर्द बढ़ गया या फिर सूजन हो गई तो क्या होगा। सवाल कई हैं जिनका जवाब अभी पता नहीं है। क्या रवि का दाहिना हाथ पहले की तरह मजबूत रहेगा? दर्द बढ़ा तो क्या रवि कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? दांत काटने की वजह से सूजन बढ़ गई तो क्या होगा? क्या चोट की वजह से रवि फाइनल में पूरी ताकत से लड़ पाएंगे? रवि का फाइनल मुकाबला दोपहर 2:45 पर रूस के जावुर युगुयेव से है। 26 साल के जावुर युगुयेव 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में 2018 और 2019 में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। पिछड़ने के बावजूद आखिरी मिनट में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को धूल चटाने के बाद रवि दहिया इस बार ओलंपिक में गोल्ड के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। खतरा यही है कि कहीं सेमीफाइनल की चोट फाइनल में हावी न हो जाए। अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है कि भारत ने सेमीफाइनल में दांत काटने को लेकर कजाकिस्तान के पहलवान की शिकायत की है, क्योंकि अगर शिकायत हुई तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई तय है। आर्टिकल 48 के मुताबिक कुश्ती के दौरान कान, बाल या शरीर पर कोई अंग खींचना, काटना, उंगलियां और टखना मोड़ना प्रतिबंधित है। दोषी पाए जाने पर खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई या चेतावनी देने का प्रावधान है। इस समय पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि रवि की चोट ठीक हो और वो पूरे देश के लिए गोल्ड का तोहफा लेकर आए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब खेल भावना के विपरीत ऐसी कोई हिंसक घटना हुई है। दुनिया में इससे पहले हुई ऐसी ही कुछ चर्चित घटनाओं के बारे में जान लेते हैं मलिका से। निश्चित तौर पर खेल के मैदान में इस तरह की घटनाएं चौंकाने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेल के मैदान पर इस तरह की ये पहली घटना है। आइए देखते हैं कि इससे पहले कब कब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। सुशील कुमार की बात कर लेते हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान का कान सुशील कुमार ने काटा था। सुशील मुकाबला जीत तो गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। माइक टाइसन की अगर बात करें तो 1997 में बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान इवांडर होलीफील्ड का कान काटा था और टाइसन मैच से निलंबित कर दिए गए थे, उनका लाइसेंस भी छीन लिया गया था। लुइस सुआरेज की अगर बात करें तो उरुग्वे के फुटबॉलर हैं।
2014 विश्व कप का मुकाबला था और उस दौरान इटली के खिलाड़ी जॉर्जियो को उन्होंने काट दिया था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फीफा ने 9 मैच के लिए प्रतिबंध लगा दिया था लुइस सुआरेज पर। जिनेदिन जिदान की अगर बात करें तो फ्रांस के फुटबॉलर रहे हैं। 2006 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था जब इटली के खिलाड़ी को सर से उन्होंने मारा था। रेड कार्ड दिखाकर उन्हें खेल से निकाल दिया गया था। जाहिर है जब तक ऐसे खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, इस तरह की घटनाएं नहीं। तो नियम तोड़ने पर सजा भी मिलती है। शुक्रिया मलिका इन तमाम अपडेट्स के लिए। दहिया गोल्ड के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन रवि दहिया के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। देखिए कैसे तपकर आज दहिया सोने की तरह चमक रहे हैं। अपनी मेहनत से दहिया ने ये सफर तय किया। ओलंपिक के मंच पर उम्मीदों के आंगन में सपनों की सुनहरी बेल चढ़ाने वाले रवि दहिया के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गोल्ड मिलने की आहट से नाच रहा है। लेकिन आज आपको मिलवाएंगे उन किरदारों से, हौसलों की उन दीवारों से, कुर्बानियों के उन अफसाना निगारों से, जिनकी बदौलत सूर्योदय के देश में हिंदुस्तान की उम्मीदों का रवि उगा है। ये है वो चेहरे जिन्होंने रवि दहिया को हिंदुस्तान की उम्मीद बनाई है। ये है वो माली अपने खून पसीने से सींचकर रवि दहिया को उम्मीदों का अमरबेल बना दिया। जब मुश्किलों की चादर के नीचे पलने वाले ख्वाब दिन के उजाले में आते हैं तो छालों भरे कदम खुद ब खुद यूं थिरक उठते हैं। ये है रवि दहिया के पिता राकेश। इन्होंने किस मुश्किल से रवि को पाला, पहलवान बनाया, इसकी बानगी सिर्फ ये एक तस्वीर दे देगी। पसीने से भर देने वाली उमस भरी दोपहरी में भी प्लास्टिक में लपेट कर रखे हुए नोटों में से कांपती उंगलियों से 100 रुपए निकालने की ये जद्दोजहद बताती है कि इस परिवार के लिए 100 रुपए कितना कीमती है। बेटे के फाइनल में पहुंचने पर जब गांव वालों के साथ बैंड वाले आए तो पिता ने मानो हवा में ही बेटे की नजर उतार कर 100 रुपए दे दिए कि फाइनल में उनके बेटे को सुनहरा होने से कोई रोक ना सके। हमारे को जी पूरा उनके गुरु हैं और कोच हैं और हमारे गाँव वासियों जी सबकी कृपा से गोल्ड मेडल आएगा जी। हरियाणा में महज 7,000 की आबादी वाला ये नहरी गांव जश्न में सराबोर है, क्योंकि रवि की ये जीत उनकी तमाम मुश्किलों से पार देखने का दूरबीन है, जिससे उनके भी बच्चों का भविष्य सुनहरा दिखाई देता है। हमारे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि रवि दहिया गोल्ड मेडल लेके आएगा और गांव उसकी तैयारियों में काफी लगे हुए हैं। घर के नीचे पुरुषों का जश्न चल रहा है तो कुछ सीढ़ियों ऊपर कुछ नम आंखें गुपचुप बेटे के लिए दुआएं मांग रही हैं। ये रवि की मां उर्मिला दहिया है। पहले 9 महीने तक बेटे को पेट में पाला, अब पिछले कई सालों से बेटे का सपना अपनी आंखों में पाल रही है। जब पूछा कि बेटे से पिछली बार कब मिली थी तो बोलते समय जुबान लड़खड़ाई और देखते समय आंखें डबडबा गई। बात हो पाई है रवि से? 1 महीना हो गया। इसीलिए और लग रहा हो कि बेटे से बात नहीं हो पाई, पर बेटा जीत के आ रहा है, इससे ज्यादा खुशी आपके लिए? बहुत खुशी हो रही है, ये हमें गोल्ड मेडल लेकर आएगा। आपने मैच देखा? मैच? हाँ देखा। उस समय तो सांसें अटक गई होंगी आप? हाँ, और अटक गई होगी, बस हो गया, मौका पड़ गया है। मैं देख रही हूँ आप रोने लगी है याद करके बेटे को। माँ से कुछ ही दूर पर सुबह से नाचते नाचते थक कर कुर्सी पर बैठी दादी को तो मानो पोते ने तख्ते ताउस दिला दिया हो। चेहरे पर हंसी चिपकी है, जुबान पर हर किसी के लिए आशीर्वाद झड़ रहा है। इतनी थी क्या खुशी बेटी? खूब खुशी, खूब नाची और सारे गांव में खुशी, सारे देश में, सारे हरियाणा में, इंडिया में खुशी बेटी की। मैं 1 साल तक नाचूंगी। रवि के परिवार और आर्थिक तंगी का चोली दामन का साथ रहा है। पिता किसान है, लेकिन जमीन 1 एकड़ से भी कम। खेती से किसी तरह परिवार पलता, लेकिन बेटे का सपना पालने के लिए पिता रोज गांव के छत्रसाल स्टेडियम तक बेटे को घर का निकाला दूध और घी पहुंचाने जाते थे। और ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है, ताकि जिंदगी की पथरीली राहों पर बेटा कमजोर न पड़े। उतनी मेहनत तो आप लोगों ने भी की उनको तैयार करने में, उनको आगे बढ़ाने में। खूब मेहनत करी, इसने दूध भेजा उसके लिए, रोज सुबह निकाल कर इसके पापा दूध देकर आए रोज।
पिता 30 किलोमीटर दूर बेटे को दूध पहुंचाते थे। आज बेटा हरियाणा से करीब 6000 किलोमीटर दूर टोक्यो से पिता के लिए गोल्ड पहुंचाने आएगा। कई सालों से सियासी मुद्दा रहा राम मंदिर। विवाद सुलझने के बाद भी अयोध्या की सियासत पर पकड़ बरकरार है। एक साल पहले आज ही के दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन हुआ था। अब राम मंदिर का काम जोरों पर है। इस बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में होंगे। इस दौरान बीजेपी अन्नोत्सव कार्यक्रम मनाएगी। इस कार्यक्रम में 1 करोड़ गरीबों को एक दिन में 5 किलो अनाज दिया जाएगा। सीएम योगी अयोध्या में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जन्मोत्सव के जरिए बीजेपी 5 अगस्त की तारीख को खास बनाने में जुटी है, तो नजर चुनावोत्सव पर भी है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी आजमा सकती है। अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल में विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण इस बात की गवाही दे रहे हैं। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 25 बार से ज्यादा अयोध्या दौरा कर चुके हैं। 2023 तक निर्माण कार्य पूरा होने के साथ राम मंदिर के दर्शन शुरू हो जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर निर्माण के वादे को भुना सकती है। फिलहाल 2022 में हिंदुत्व का मुद्दा दस्तक देता दिख रहा है। बीजेपी ही नहीं, बीएसपी ब्राह्मण मंच के जरिए तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का राग गाकर वोटरों को लुभाने में जुटी है। ऐसे में हिंदुओं के खास अयोध्या में सियासी हलचल तेज रहने वाली है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज जी अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनका रुख करते हैं। आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद अहम है और अगर सियासत के लिहाज से भी देखा जाए तो अयोध्या की बहुत अहम भूमिका रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में। आज वहां पर कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए 35 सालों से अयोध्या का मुद्दा रहा है और आज भी अयोध्या जब योगी आ रहे हैं तो पीछे जो आपको दिख रहा है ना, एक राशन की दुकान है। अन्न उत्सव जो हो रहा है उसके लिए मोदी तो पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ ने जगह चुना है इसके लिए जो 100 लोगों को यहाँ वो राशन वितरण करेंगे, तो वो अयोध्या को ही चुना है। और इसके पीछे जो सियासत के संदेश है ना, मैसेजिंग है ना, वो सब लोग समझ रहे हैं क्योंकि 6-7 महीने बाद चुनाव है। और देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो थैलियाँ हैं यही थैलियाँ दी जाएंगी। ये कहा जा रहा है, दावा है कि यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये एक नारा भी है, सबको राशन और सबको पोषण। तो स्कीमें हैं, एक तो ये वाली और किसान सम्मान निधि की, और लगता है कि इसके सहारे यूपी चुनाव में लोगों को लुभाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अयोध्या की है। अगर आप कल देखिए कि 2023 में लोग जाकर के मंदिर के अंदर रामलला के दर्शन कर पाएंगे और 2025 तक मंदिर का निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। नजर सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव तक ही नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव तक है। अयोध्या और राम मंदिर की अहमियत ऐसी है मल्लिका। और आज क्या कुछ अहम होने वाला है, जो कि अगर हम कार्यक्रम के लिहाज से बात करें पंकज? जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अगर हम आज के कार्यक्रमों पर नजर डालें, चूंकि 1 साल पूरे हो रहे हैं पूजन के अवसर पर, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं? जी हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि जब पिछली बार 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था, मैं अयोध्या में ही था। और आज ये जो पंडाल सजा हुआ दिख रहा है, यहीं पर योगी आएंगे, करीब 12:15 बजे आएंगे। 1 बजे मोदी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे अन्न वितरण का। लेकिन उसके बाद वो रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं और रामलला के दर्शन में वहाँ विशेष पूजा है। आज बृहस्पतिवार है, पीले रंग के उनको कपड़े पहनाए गए हैं रामलला को यहाँ एक बच्चे की तरह, मतलब पुत्र की तरह यहाँ पूजा की जाती है। और वहीं पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो चंपत राय हैं और साधु संत हैं, उनसे वो करीब आधे घंटे तक बातचीत करेंगे और राम मंदिर निर्माण को लेकर के क्या प्रगति हुई है, कितना काम आगे बढ़ा है, उस पर भी वो बातचीत करेंगे। कि संत समाज में तो यकीनन खुशी का मंजर होगा ही। क्या आप अयोध्या के लोगों से भी बात कर पाए हैं, क्योंकि चुनाव जैसा कि हम सब जानते हैं नजदीक है? क्या लग रहा है इस बार अयोध्या का मूड क्या है? देखिए अयोध्या में तरह तरह की बातें हो रही। हम जहाँ पे हैं वो इलाका जो है, यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम है, यहाँ पर साधु संत समाज के लोग नहीं हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब से
मोदी और योगी का एरा आया है, तब से जिस तरीके से मंदिर निर्माण का काम तेज हुआ है, उससे उनको एक बड़ी उम्मीद दिख रही है। क्योंकि लोग मानकर भी नहीं चल रहे थे, मजाक भी उड़ाया जाता था। खुद नीतीश कुमार जो आज एनडीए में कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी के जो नारे लगते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी आ गई, मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो गया। उनको लगता है अगर ये सरकार रहेगी तो मंदिर निर्माण का काम इतनी तेजी से ही चलता रहेगा, ऐसा यहाँ के साधु संतों का कहना और मानना है। बहुत शुक्रिया पंकज, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे इन तमाम अपडेट्स के लिए। आप बने रहिए अयोध्या में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ। जम्मू कश्मीर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इन खुशियों पर पाकिस्तान की बुरी नजर है। क्या है सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तारीख है जश्न की, ये तारीख है कश्मीर के नए कल की, ये तारीख है एक देश एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के सपने के हकीकत बनने की। इस जश्न के रंग में कोई कालिक न उड़ेल दे, इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद भी है, तैयारियां भी पूरी हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में अमन लौटा है, तो पाकिस्तान का बेचैन होना भी लाजमी है। तारीख इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान इस दिन जम्मू कश्मीर में लगातार हिंसा और खून खराबा फैलाने पर उतर आया है। लगातार इसके पास खुफिया एजेंसियों से लगातार ये इनपुट आ रहा है कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जब देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा होगा, पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की साजिशों में जुटा है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर आशंका जताई है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की इन आशंकाओं को बल मिलता है। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वॉर से मई में सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। जून में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन देखे गए। जुलाई में पाकिस्तान ने 11 बार भारत में अपने साजिश वाले ड्रोन भेजे। जम्मू में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है, तो कश्मीर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन आम लोगों के काम पर कोई फर्क न पड़े, इस बात का ख्याल भी रखा गया है। इस तरह के इश्तियाल को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई इंटरनेट का शटडाउन नहीं होगा, किसी तरह का कोई बंद नहीं होगा, कोई दफ्तर बंद नहीं होगा। हम लोग सब अपने अपने काम करेंगे। हमारे लिए ये मामूल का दिन है और हम लोग उसी मामूल के दिन की तरह इसको लेकर के चलेंगे और मुझे शिक्षा का पूरा इंतजाम रखेंगे ताकि लोगों को किसी भी तरह का कोई डर या खौफ जो पैदा करने वाली ताकत जो है वो जमीन पे नजर ना आए। घाटी में अमन की बयार ने पाकिस्तान का दर्द तेज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उसके दर्द का मर्ज भी भारतीय सेना ने उसे बार बार दिया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ है। जम्मू कश्मीर में खुशियों का माहौल है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारी सहयोगी रुबिका लियाकत, उनका रुख कर लेते हैं। रुबिका, चूंकि श्रीनगर में आप मौजूद है, वहां की आबो हवा में क्या महसूस कर रही हैं आप? हाय प्रतिमा, गुड मॉर्निंग मलिका। आई एम सो हैप्पी कि मैं नमस्ते भारत में आप लोगों के साथ आफ्टर ऑल आ ही गई हूँ। इस वक्त मैं सरजमी कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ और यहाँ पर प्रतिमा अगर मैं आपको ये बताऊँ तो मैं कश्मीर में लगभग 3 से 4-5 बार आ चुकी हूँ। अब आप कहेंगी कि आज की तारीख में बदलाव क्या है, तो मैं कहूँगी मुझसे बेहतर इसलिए कोई नहीं बता सकता है क्योंकि जब आर्टिकल 370 और 35A को हटा देने का फैसला सरकार ने किया, उससे कुछ महीने पहले मैं यहाँ कश्मीर में थी और हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत हुई थी, बहुत सारे दूसरे पत्रकार मौजूद थे। उसके बाद जब आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिया गया तब मैं आई थी। तो मैं तब के दिन और 2 साल बाद आज के दिन के बारे में कंपेयर करके कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपके सामने रखूं तो बहुत कुछ बदल गया है।
झेलम में बहुत सा पानी बह गया है। उस वक्त लोग आज़ादी, ऑटोनमस जो हमें स्टेटस चाहिए, इसे लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते थे। लेकिन आज गोल पोस्ट चेंज हो गया और वो 60 डिग्री, हालांकि 370 ही बोल दीजिए आप, 360 नहीं 370 डिग्री बदल गया है। अब वो ये कहते हैं मूलभूत सुविधाओं पर चलिए बात कीजिए। अब हमें स्टेटहुड चाहिए, अब हमें सड़क चाहिए, अब हमें बिजली चाहिए, अब हमारे स्कूल खोल दीजिए, अब हमें रोजगार चाहिए। तो लोग जिस तरीके कब पहले था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, और मैं ये सारे कश्मीरियों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अमूमन आप ये सुन लेते थे, जितने भी हिंदुस्तानी पर्यटन यहाँ पर आते हैं वो इस बात को ज़रूर एहसास करते होंगे। लेकिन आज की तारीख में वो ये कहते, देखिए हम सब एक है। तो वो जो एक देश एक विधान जब लागू हुआ, उसके 2 साल बाद आप मुझसे कहेंगी तो आबो हवा शांत है, आबो हवा में अमन है। और एक चीज़ की बस वो हल्की सी शिकायत है कि आप जल्दी कीजिए, आपने जितने भी ये वादे पेपर पर हमें लिख कर दिए हैं, उन वादों को बस आप पूरा कीजिए। अब हम देखें कि आगे जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो क्या है। प्रतिमा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज का दिन कई मायनों में बहुत अहम है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में हलचल तेज है, अयोध्या से भी आज बड़ी खबर मिल रही है। साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए आज बड़ा दिन है। अगर मुकाबले की बात की जाए तो इस वक्त मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। भारतीय हॉकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और 5-3 की बढ़त बनाए हुए हैं। भारत की जर्मनी पर 5-3 की बढ़त बनी हुई है और आज पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि ये मुकाबला भारत की जो टीम है वो जीते और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करे। आज देश को मेडल चाहिए और आज का दिन बहुत अहम है। अभी का ताज़ा अपडेट मलिका मिल रहा है कि 5-4 हो गया, यानी जर्मनी ने चौथा गोल कर दिया है। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा होता हुआ, दिलचस्प होता हुआ, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि भारत बढ़त बनाए रखे। अभी भी अगर हम बात करें तो बढ़त भारत की ही है, क्योंकि 5 गोल भारत ने दागे हैं, तो चौथा गोल अभी जर्मनी ने दाग दिया है। तो उम्मीद हमारी यही है कि ब्रॉन्ज के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो ब्रॉन्ज भारतीय टीम जीते। और हॉकी टीम लगातार कड़ी मेहनत करते हुए इस मुकाबले में डटी हुई है। जर्मनी के खिलाफ ये जोरदार मुकाबला, पिछले दोनों ही मैच इन दोनों ही टीम के लिए बड़े जबरदस्त रहे। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया से हारी तो भारत बेल्जियम से हारा, इसीलिए दोनों ही टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उम्मीद तो हम सब यही कर रहे हैं कि भारत की जीत हो। बिल्कुल, और जो 3 आज बड़े मुकाबले हैं वो आपको बता दें, अपडेट दे दें उससे जुड़ा हुआ। हॉकी में भारत और जर्मनी के बीच भिड़ंत चल रही है। 5-4 से भारत ने बढ़त बनाई हुई है। शाम 4:20 पर कुश्ती फाइनल में रवि दहिया का कड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा और शाम 4:40 पर आज एक और मुकाबला होने वाला है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, ये तमाम अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बात महिला हॉकी टीम की कर लेते हैं। बेटियों ने न सिर्फ इतिहास बनाया है बल्कि बदल भी दिया है और इसके पीछे है उनकी सालों से की गई अथक मेहनत। कहते हैं मेहनत रंग जरूर लाती है और महिला हॉकी टीम को देखकर इस बात पर और यकीन बढ़ जाता है। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, देश की बेटियों के आयताकार मैदान पर बहाए पसीने का नतीजा है कि आज महिला हॉकी बुलंदियों पर है। अपनी जी तोड़ मेहनत से बेटियों ने आसमान पर कामयाबी की कहानी लिखी है। कहते हैं मेहनत का सिला जरूर मिलता है और महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन से इस बात पर मुहर भी लग गई। हर बाधा को पार कर टोक्यो पहुंची महिला हॉकी टीम हर कदम पर ऐसी ऐतिहासिक कहानी लिख रही है जो आने वाली पीढ़ी को सालों तक प्रेरणा देती रहेंगी। शुरुआत के 3 मैच हारने के बाद ये टीम का आत्मविश्वास ही था जिसने रानी रामपाल की अगुवाई में बेटियों ने वो कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। महिला हॉकी टीम को नीदरलैंड्स के हाथों 5-1, जर्मनी से 2-1 और ग्रेट ब्रिटेन के हाथों 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद टीम ने जोरदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 4-3, आयरलैंड को 2-0 और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। पहली बार सेमीफाइनल तक का सफर करके टीम ने दिखा दिया कि देश की बेटियों में कितना दमखम है। देश के इरादे बुलंद हैं कि किसी भी बड़ी टीम से मुकाबले के लिए तैयार है और इस भरोसे के पीछे एक दिन नहीं बल्कि कई सालों की मेहनत है।
अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और लास्ट काफ़ी लाइक 2-3 ईयर से हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है पहले से। एंड अभी हम किसी भी टॉप टीम के साथ अच्छे से compete कर सकते हैं। एंड किसी भी टीम का या एक प्लेयर का एक ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे ओलंपिक्स में एंड मेडल जीते। सो हमारी टीम का भी वही एक मिशन है कि हम पोडियम फिनिश करें ओलंपिक्स में। एंड हमारे सारे प्लेयर्स एंड कोचिंग स्टाफ काफ़ी एक ही मिशन के लिए सब लगे हुए हैं। एंड आई बिलीव ऑन माई टीम कि हम लोग अच्छा करेंगे डेफिनेटली। टीम की फॉरवर्ड वंदना कटारिया हो या डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का, सबकी निगाहें अगले मैच पर लगी हैं। चुनौतियों के चट्टान को पार कर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहुंची टीम को भरोसा है कि अपनी फॉर्म बरकरार रखकर वो सफलता की एक नई गाथा गढ़ सकती है। यस, फुल कॉन्फिडेंस है और जो भी हम लोग मैच खेल के आए मैच बाय मैच और भी हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है और अच्छी सभी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है हमारी। मैं यही बोलना चाहती हूँ जैसे आप लोग कंटिन्यू हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए और हम अच्छा खेलेंगे वहाँ पे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू। ब्रिटेन से होने वाले मुकाबले से पहले पीएम मोदी ने भी कप्तान रानी रामपाल और कोच से बात करके उनका हौसला बढ़ाया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक चीज जिसे हम टोक्यो ओलंपिक में याद रखेंगे वो है हमारी हॉकी टीमों का शानदार प्रदर्शन। हमें टीम पर गर्व है। आगे के खेल और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। ग्रेट ब्रिटेन के साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबले से पहले यकीनन टीम का मनोबल ऊंचा हुआ है, क्योंकि मन में तिरंगे को और ऊंचा करने का जज्बा जो है। देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां देश से बस आशीर्वाद और दुआ चाहती हैं। तो आज बड़ा दिन है, अहम मुकाबले हैं और इसी पर आइए चर्चा करते हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप बासु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के घर जालंधर से लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता हरपिंदर सिंह और साथ ही अमृतसर में फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंत सिंह के घर से संवाददाता गगनदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। एक बार हम अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, गुरजंत सिंह के घर चलते हैं। गगनदीप शर्मा वहां से जुड़े हुए हैं। गगनदीप, इस वक्त परिवार किस स्थिति में है, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा इस वक्त चल रहा है? जी, इस वक्त गुरजंट के घर में आप देख सकते हैं सारा परिवार एक साथ भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस है वो देख रहा है, मैच देख रहा है। गुरजंट के पिताजी, माताजी, दादाजी, सभी परिवार वाले, भारतीय तिरंगे झंडे उनके हाथों में है और मैच जो है भारत 4 के मुकाबले 5 गोलों से जो आगे है। तो लगातार उम्मीद है इनके सभी को। गुरजंट के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या बलदेव जी क्या कहना चाहते हैं 5 गोलों से? हमको बहुत खुशी है, हमारी टीम जीत रही है। बस 5 मिनट का टाइम रह गया है। गोल्ड मेडल हमारे हाथ में है, पक्का जीतेंगे। ये गोल्ड मेडल ही है आपके लिए? हाँ, गोल्ड मेडल ये गोल्ड मेडल ही, हम इसको गोल्ड मेडल ही समझेंगे कि इतने समय के बाद ये टीम हमारे जहाँ तक पहुँची है। ये हमें ब्रॉन्ज मेडल ही मिलता है तो हम इसको गोल्ड मेडल समझ के रखेंगे, उसका परमात्मा का धन्यवाद करेंगे भी। हमको बहुत हमारे ऊपर। तो गुरजंट के पिताजी का कहना है हमारे लिए ये गोल्ड मेडल है। गुरजंट के माताजी भी यहाँ पे हैं तिरंगा झंडा आप लेके, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग बहुत खुशी है कि साड़ी टीम जीत रही है। तो गुरजंट की आप अच्छा चल रहा है मैच, एक गोल तो परिवार जो है वो पूरा सांसें थामे इस वक्त मुकाबले पर नजर बनाए रखे हुए है, क्योंकि लगातार जर्मनी भी पूरी मेहनत कर रही है कि किसी तरीके से शिकस्त दे दे, लेकिन भारत के हौसले बुलंद है। उम्मीद नहीं छोड़ी है हमने कि कांस्य पदक हमारे पास आएगा ही आएगा। आपको बता दें कि बलजीत सिंह सैनी जी जो कि पूर्व ओलंपियन है, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हरपिंदर, इस वक्त क्या स्थिति चल रही है, परिवार के मन में क्या चल रहा है? पिछली बार की तरह ही आखिरी मोड़ तक आते आते मैच बड़ा दिलचस्प हो गया है। जी बिल्कुल, मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। बिल्कुल 5 मिनट बाकी बचे हैं और अभी तक भारत की जो टीम है 1 गोल से आगे चल रही है। हम दिखाएंगे मनप्रीत की जो मदर है वो आप देख सकते हैं किस तरह के साथ मैच देख रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है इनको भी, बहुत उत्सुकता है कि भारतीय टीम आज अरदास लगातार इनकी तरफ से की जा रही है कि भारतीय टीम जीते। और जो 1980 में आखिरी बार मेडल भारतीय टीम ने जीता था, तो 41 साल का जो सोका है वो ख़त्म हो आज। इसी के लिए ये मैच देख रही हैं, लगातार एक्साइटमेंट है, लगातार अरदास की जा रही है, पूरे देश में अरदास हो रही है कि भारतीय टीम
अगर गोल्ड और सिल्वर नहीं जीत सकी तो आज ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीते। बिल्कुल, हर सिर्फ कोई यही 4 उम्मीद मिनट कर का रहा है कि समय- ब्रॉन्ज मेडल हम जरूर जीते। हमारे साथ पूर्व ओलंपियन बलजीत सिंह सैनी जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बलजीत जी, मैच तो आप जरूर देख रहे होंगे, क्या लग रहा है, ब्रॉन्ज हमारे झोली में आएगा या नहीं? जी, अगर हॉकी जिस रफ्तार से आजकल चलती है तो जब तक फाइनल विसल नहीं बजती तब तक आप ये नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद बरकरार है। और जिस तरह से इंडियन हॉकी टीम ने कमबैक की है अभी तक, तो उम्मीद यही है कि ये जो आखिरी के थोड़े से चंद मिनट बचे हैं तो हम सरवाइव करेंगे और हमारी फाइट जारी रहेगी इन पिछले कुछ 4-5 जो मिनट बाकी हैं, और हम जरूर इस बार मेडल पोडियम पे फिनिश करेंगे। जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय सर, उम्मीद हर टीम की, हर एक स्पोर्ट्समैन की यही होती है कि जब आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो गोल्ड लेकर आए, गोल्ड नहीं तो सिल्वर लेकर आए, और अब तो हमारे पास ब्रॉन्ज जीतने का मौका है, वो भी 41 साल बाद। तो प्रेशर में टीम खेल रही है आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि इस वक्त प्रेशर सब भुलाकर टीम का सिर्फ एक ही फोकस है कि ब्रॉन्ज जीतना ही जीतना है? प्रेशर थोड़ी देर के लिए होता है जब खेल शुरू होने से पहले तक, लेकिन बलजीत ने बहुत बड़े बड़े मैचेस खेले हैं और उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि जर्मनी आखिरी मिनट तक मैच छोड़ता नहीं है। और जर्मनी के साथ जब भी आप मैच खेलेंगे आपको एक चीज़ ध्यान आपको नज़र आएगा, या तो वो बहुत गोल करते हैं या बहुत गोल खाते हैं, क्योंकि अटैकिंग खेलते हैं, डिफेंसिव खेलना उनको आता नहीं है। और आज भी हमने देख लिया कैसे उन्होंने जो है लीड लेने के बाद 3-1 के बाद 3-3 हुआ और भारत को मौका दे दिया है। और इतना एक्साइटिंग मैच, मुझे लगता है बलजीत आपको याद होगा एक बार बहुत साल पहले 85 में 1-5 से नीचे ट्रेल कर रही थी भारत, और वहाँ से हमने 5-5 मैच एसेंडा टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे परगट ने आखिरी मिनट में अपने हाथ से बॉल लेके जाके गोल मारा था। हाँ, तो वो मुझे याद, वो मैच मुझे आज याद आया। हाँ जी, 2 गोल, और बिल्कुल आखिरी गोल जो था पेनल्टी स्ट्रोक पे करवालो ने गोल हुआ और मैच खत्म हुआ। बहुत जबरदस्त मैच था वो। सिर्फ मैं भी आज उसी मैच को याद कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली जर्मनी के साथ इतना हाई स्कोरिंग मैच भारत के ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन आज मुझे फिर उसी मैच की याद आई थी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। वरिष्ठ खेल पत्रकार जयदीप बसु भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, जैसा कि विजय सर कह रहे हैं और बलजीत जी भी कह रहे हैं कि जर्मनी एक ऐसी टीम है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते, तो ऐसे में मैच किस बोर्ड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, वो तो है, क्योंकि हॉकी आजकल ऐसे हो गया है कि लास्ट 2 मिनट में 2 गोल 3 गोल हो सकता है। ये हमने कई मैच में देखा है, इस ओलंपिक्स में भी देखा है। और ये 3rd प्लेस मैच चल रहा है। जर्मनी तो एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन हो चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं, तो वो लास्ट 3-4 मिनट में तो पूरा कोशिश करेगा गोल करने की। और हॉकी इतना स्मूथ गेम हो चुका है आजकल बिकॉज ऑफ द टर्फ और व्हाटएवर द रीजंस भी, कि आप आखिरी मोमेंट तक आप छोड़ नहीं सकते मैच को। एक बार फिर से बलजीत सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अब चंद मिनटों का वक्त बचा है। ये जो आखिरी कुछ मिनट होते हैं मैच खत्म होने से पहले, ये बहुत ज़्यादा नर्वस कर देते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो ये वक्त है इसमें जो हमारा स्कोर अभी बना हुआ है, बढ़त हमने हासिल की हुई है, तो क्या हम इस बढ़त के साथ अब जीत के करीब पहुंचते आपको नजर आ रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की आपको क्या कहती है? जो फर्क मैं देख रहा हूं इस भारतीय टीम में और जो पुरानी टीमों में, तो अभी एक 16 यार्ड की जर्मनी टीम ने स्टार्ट किया था, तो अभी भी इंडिया फुल प्रेस कर रही है, इंडिया अटैक कर रही है, इंडिया एक गोल को डिफेंड करने की नहीं सोच रही। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम डिफेंस नहीं करते हैं। टीम्स गोल्स कंसीड करती हैं, गोल खाती हैं जब वो ज्यादा डिफेंसिव हो जाती हैं इन मोमेंट्स पे। हाँ, लास्ट 1-1.5 मिनट जब रहेगा तो कोच जरूर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप बॉल को कॉर्नर पे ले जाइए, गोल करने की कोशिश मत करिए, लेकिन अभी 4 मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी हैं। तो अभी इंडियन टीम अटैक कर रही है, ये देख के लग रहा है कि आज हम हाई नोट पे फिनिश करेंगे और मेडल आएगा भारत की झोली में। बिल्कुल बलजीत दी, कोशिश मुझे लगता है टीम यही कर रही होगी, या तो गोल कर लें या फिर गोल होने से बचा लें, क्योंकि मुकाबला बड़ा कड़ा उस वक्त हो रखा है। अमृतसर में फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंत सिंह के घर से संवाददाता गगनदीप लगातार बने हुए हैं। वहां पर दिल की धड़कनें बढ़ती हुई साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है वो एक साथ एकजुट होकर टीवी के सामने डटा हुआ है। गगनदीप, क्या हालात वहां? परिवार सारा एकजुट होकर जहाँ पे मैच जहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी परिवार वाले। तो लगातार अब आखिरी जो चंद मिनट रह गए हैं तो परिवार वाले
लगातार जो टेलीविजन पर नजरें टिकाए हुए और आखिरी 2 मिनट में, और पूरा परिवार का कहना है कि ये टीम जो है कांस्य पदक जीत के आएगी। जिस तरह जर्मनी पहले आगे था, लेकिन उसके बाद जो अब पेनल्टी कॉर्नर मिला है तो सभी की नज़रें जो है मैच की तरफ है। तो परिवार का जो उत्सुकता है वो लगातार बढ़ी हुई है मैच की तरफ। तो अभी चंद आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, तो उनके जो चाचा जी हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं, अब आखिरी 2 मिनट रह गए? अभी दिल जान ला रही है टीम, कोई बात नहीं है, मैदान पे खड़े हैं, कोई बात नहीं, गोल नहीं होने देंगे, वैसी बात नहीं। तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है भारतीय टीम जीतेगी, पूरी उम्मीद है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि हर शॉट पे ऊपर जो टीम है, जो परिवार है, वो रिएक्ट कर रहा है। और बस आखिरी जो 2.5 मिनट रह गए हैं, तो इनका कहना है कि कांस्य पदक भारतीय टीम जो है वो जरूर जीतेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि भारत ये मुकाबला जीत गया है। ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिल गया है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता है। 5-4 से भारत ने ये मुकाबला जीत लिया है और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। बहुत बड़ी खबर और खुशी की खबर प्रतिमा। बहुत ही एक्साइटिंग खबर मैं कहूंगी। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 41 साल का सूखा खत्म हो गया है। बलजीत जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो आखिरकार ब्रॉन्ज मिल गया भारत को। थोड़ा पीछे खुशी है, बहुत जीत गया है, जैसे हिस्ट्री लिखी गई 41 साल बाद। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम ने शानदार जीत दर्ज की है जर्मनी के खिलाफ। ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। जर्मनी को 5-4 से हरा दिया है भारत ने। 41 साल बाद ये मौका हमारे हाथ लगा था और उसे हमने गंवाया नहीं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 5वां मेडल जीता है। पुरुष हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के लिए आपको बता दें कि सिमरनजीत ने आज 2 गोल किए। 5-4 से ये जो बढ़त बनी हुई थी उसे आखिरी वक्त तक भारत ने बचाए रखा और शानदार जीत दर्ज की जर्मनी के खिलाफ। वो टीम जो बहुत अटैकिंग मोड में हमेशा रहती है, उसके खिलाफ भारत ने जो जीत दर्ज की है वो अपने आप में बड़ी शानदार, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सेलिब्रेशन होगा भी? हाँ होगा। माता जी आज प्लेयर खेडे किਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? बहुत ਵਧੀਆ, मेरे पुत सारे बहुत ਵਧੀਆ खेडे, बहुत ਵਧੀਆ खेडे। माता जी मैच बड़ा क्लोजर ਸੀ, बहुत ਵਧੀਆ खेडे, बहुत ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੋਗੇ? ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। मैं उस वेले भी कहूँ, पहला तो मैं अपने 10वें पातशाह दे जाऊंगी, खंड पाठ साहब कराऊंगी, उस तो बाद फिर खेडूगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी सी, कैप्टन ते बहुत ज्यादा मेरे पुत ते जिम्मेवारी सी। मेरा पुत बहुत घबराया होया सीगा, बहुत ज्यादा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਲੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਖੇਡਿਆ? ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। बहुत खुशी वाली गल है। मैं कहूँगी उदो भी जित के आना, उदो भी हुण ब्रॉन्ज मेडल लिया, उदो गोल्ड मेडल लेके आना। बात हुई थी आज, मनप्रीत ने क्या कहा था सुबह आज? माता उसने कहा भी मैं माता खेलन चलिया ते अपना उठ के ते इशनान करके पाठ कर लो ते महाराज अगे अरदास करो भी मैं जित के ही घर आवां, मेरी इज्जत आ ते ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ परमात्मा ने रख ले। ठीक है। मुकाबला जीता है। 41 साल बाद एक मेडल भारत ने अपने नाम किया है हॉकी में। तो पुरुष हॉकी में 41 साल बाद भारत ने मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। जर्मनी बड़ी अटैकिंग मोड में खेलने वाली टीम थी जर्मनी, जो कि पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया से
हारने के बाद इस मैच में पूरी कोशिश के साथ उतरी थी मैदान में कि भारतीय टीम को हरा सके, लेकिन उनका वो सपना पूरा नहीं हो सका। पुरुष हॉकी ने जीत दर्ज की है। भारत ने जर्मनी के खिलाफ 5-4 से जीत दर्ज की है और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। 41 साल बाद ये मौका आया था और इस मौके को हमने गंवाया नहीं। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कैप्टन जो है टीम के मनप्रीत, उनकी मां रो पड़ी ये कहते हुए कि मेरे बेटे के ऊपर पूरी टीम का दारोमदार था, बड़े टेंशन में थे, नर्वस थे, मेरी उनसे बात भी हो रही थी, बावजूद उसके उन्होंने निराश नहीं किया और पूरी टीम के एफर्ट की तारीफ वो कर रही थी कि पूरी टीम ने बहुत जबरदस्त मैच खेला। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी जीत है। 41 साल के बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता है। पूरे देश को आज हॉकी टीम पर नाज है। शानदार प्रदर्शन आज टीम ने दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। बलजीत सिंह सैनी जी, पूर्व ओलंपियन, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बलजीत जी, कितना बड़ा ये मोमेंट है, ब्रॉन्ज मेडल हमने जीत लिया है, खुशी भी हो रही है, साथ ही भावुक कर देने वाला पल भी है यकीनन। मैं भी भावुक हो गया था क्योंकि ये जो सीन्स अभी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन सारे सीन्स के लिए जितने ये जो प्लेयर्स हैं, पता नहीं कितने साल अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, कितने सेक्रीफाइसेस हैं, ये सारे सीन्स देखने के लिए ये मतलब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये जो सारे प्लेयर्स हैं ये सब मेहनत करते हैं। तो ये जो मोमेंट्स हैं ये इनको चेरिश करने चाहिए, सारी उम्र इनको याद रहेंगे। ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो पूरी टीम है और ये पूरे भारत को ये सीन्स याद रहेंगे। जो सीन्स इस वक्त, जो दृश्य इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है इंडियन हॉकी टीम के लिए और पूरे इंडिया के लिए कि भारत ने 41 ईयर्स के बाद एक मेडल जीता है और बहुत खुशी की बात है सबके। बिल्कुल सर, लंबा नहीं, बहुत लंबा इंतजार इसे हर कोई आज मान रहा है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी और नेशनल कोच रहे मीर रंजन नेगी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सवाल तो मैं क्या ही पूछूं, एक लंबा इंतजार और पदक हमारे नाम हुआ। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो? उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय सर, आज की जीत पर क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ, हमको एक मेडल देखने को मिला है, लेकिन बलजीत, मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही है, बलवीर सिंह सीनियर की, क्योंकि अगर वो आज होते तो मेरे ख्याल से जितनी भी उम्र थी उनकी, वो खड़े होकर नाचते, क्योंकि जब भारत हारता था उनसे छुपाया जाता था कि भारत हॉकी में हार गया, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। मेरे ख्याल से हमको ये जो विक्ट्री जो है देश को डेडिकेट करनी चाहिए और बलवीर सिंह सीनियर जिन्होंने बहुत दुआएं मांगी थी, बहुत मेहनत की थी कि भारतीय हॉकी को एक बार वो पोडियम फिनिश पे देखें, और आज अगर ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। पूर्व हॉकी खिलाड़ी और नेशनल कोच रहे मीर रंजन नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज की जीत बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत, टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में आज का मैच सबसे तगड़ा मैच था और आज की टीम जो थी वो नए भारत की जो टीम थी उस तरीके से खेली, अटैकिंग हॉकी, और उन्होंने अगर कोई 2 गोल मारता तो आप 4 मारो, वो 4 मारता है तो 6 मारो, और आज भारत ने वैसे किया। इतने प्रेशर के साथ में, इतने इंटेंसिटी के साथ में मैच शुरू हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने एक के बाद एक दनादन गोल मारे, पूरे देश को गर्व करा दिया उन्होंने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।